नमकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दारा सिंह नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। दारा सिंह नाम से तो दमदार था, लेकिन शरीर से किसी मरियल मच्छर से कम नहीं था, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। हाँ, लेकिन दारा सिंह के पिता दारा सिंह के लिए काफी जमीन जायदाद छोड़ गए थे। उसी के सहारे दारा सिंह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, दारा सिंह अपनी खेत की तरफ जा रहा था। तभी गांव के सरपंच राम सुखलाल जी ने दारा सिंह को रोका और कहा, अरे दारा भैया रुको, कहाँ आंधी की तरह भागे जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। दारा सिंह ने सरपंच जी की आवाज सुनी तो रुक गया और उनके पास जाकर बोला, अरे सरपंच जी, मेरे लिए भला क्या खुशखबरी हो सकती है? अब मेरी तो ना बीवी है और ना ही बच्चे हैं, और माँ है ना बाप। अरे दारा सिंह, तुम्हारी बीवी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम्हारी बीवी कभी होगी ही नहीं। हो सकता है कि इसी महीने में तुम्हें सुंदर बीवी मिल जाए। हाँ, इसी महीने? अरे क्यों मजाक करते हो सरपंच जी? अब आखिर आप तो ऐसा मजाक मत करो। अरे नहीं दारा भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल बात यह है, अपनी गांव का हरिया है ना, जो अपने घरवार बेचकर शहर चला गया था। अब हाँ, अब क्या हुआ उस हरिया को? अरे हुआ कुछ नहीं, उसकी एक बेटी है जो थोड़ी गुस्सैल है। वो उसकी शादी के लिए तेरी तरह परेशान है। उसी ने मुझसे कहा कि कोई सुखी लड़का हो तो उसे बताए, वो उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा। तभी मुझे तेरा ख्याल आया तो मैंने उनसे तेरे बारे में बताया तो वो फौरन राजी हो गया। हाँ सच सरपंच जी, लेकिन क्या उनकी बेटी मुझ मरियल से शादी करेगी? क्योंकि मैं तो इतना पतला हूं कि कपड़े भी मेरे अपने आप उतर जाते हैं। रस्सी बांध बांध कर तो मैं कपड़े पहनता हूं। अरे दारा सिंह, जिस तरह अपने पतलेपन से तुम परेशान हो ना, उसकी बेटी भी अपने मोटेपन से परेशान है। इसलिए तुम दोनों का रिश्ता बहुत सही रहेगा। अब तुम्हारी हाँ की देरी है बस। सरपंच जी की बात सुनकर दारा सिंह सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, सरपंच जी, मुझे मंजूर है, पर मेरी उसके साथ नींव जाएगी ना? क्योंकि मैंने पहले कभी शादी नहीं करी है। अरे बेवकूफ, पहले शादी करता भी कौन है? सबकी पहली बार ही शादी होती है, और शादी के बाद न जाने कितनी बेलगाम घोड़ी सीधी हो गई है। तो ये किस खेत की मूली है? आखिर तुम्हारा नाम दारा सिंह है। बेचारी नाम से ही खौफ खा जाएगी। तुम बस एक काम करो, मुझे थोड़ा धन दे दो तो मैं लड़की के हाथ पर रखकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। दारा सिंह बेचारा अपनी शादी की आस लगाकर सरपंच की बातों में आ जाता है और शादी के सपने देखते हुए उसे धन दे देता है। कुछ दिन बीते तो सरपंच ने एक बहुत ही मोटी लड़की से दारा सिंह का विवाह चुपके से मंदिर में कर दिया और गांव में खबर फैला दी कि दारा सिंह ने शादी विधि विधान और अपनी मर्जी से की है। कुछ दिन तो दारा सिंह ने अपनी मोटी बीवी के साथ तो अच्छे गुजारे, लेकिन जैसे ही शादी का 1 महीना गुजरा, बस वैसे ही उस मोटी ने दारा सिंह को बेचारा सिंह बना दिया। एक दिन की बात है दोस्तों, दारा सिंह अपनी मोटी बीवी के गज्जो के साथ बाजार आया हुआ था। उसकी बीवी गज्जो ने कुछ सामान खरीदा और दारा सिंह से कहा, अरे अजी सुनते हो क्या, मैं अपना पर्स तो घर भूल आई, जरा मुझे पैसे दे दो। हैं? पैसे? कैसे पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम सब ले लेती हो। अब मैं कहां से लेकर आऊंगा पैसे? क्या कहा? मैं लेती हूँ पैसे? तुम्हें ये पता नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और शादी से पहले मैंने पहले ही तय ही कर लिया था कि तुम मुझे अपना सब कुछ दोगे, फिर भी पैसे लेकर नहीं आए? नहीं 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 नहीं, मुझसे ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था, समझी? मैं तो खुद पछता रहा हूँ भैंस को खरीद कर। दारा सिंह के मुंह से भैंस सुनकर गज्जो लाल सांड की तरह नाक फुलाने लगी। उसने न आव देखा न ताव, उसने दारा सिंह को कस के धक्का दे दिया। धक्के की मार से दारा सिंह सीधे भट्टी में जा गिरे। गांव के सभी लोग जोर जोर ठहाके मार के हंसते हुए बोलने लगे,
अरे देखो देखो, दारा सिंह को किसी ने फिर फेंक दिया। एक तो सिंगल पसली का है, ऊपर से अपनी मौत को साथ लेकर और चल रहा है। पता नहीं इसकी अक्ल खराब थी या उस बाप की जिसने इसकी शादी इस चूसे हुए आम से करवा दी। बेचारा ना मर सकता है और ना ही जी सकता है। गज्जो ने पास पड़ी रस्सी उठाई और दारा सिंह के गले में बांध दी और उसके जेब से पैसे छीन लिए और पैसे से हवा करते हुए दारा सिंह को खींचते हुए ले जाने लगी। ये नजारा जिसने देखा सभी अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे, लेकिन दारा सिंह शर्म के मारे पानी पानी हो गया था। घर आकर गज्जो ने दारा सिंह को कोने में फेंकते हुए कहा, मुझे भैंस बोला था तूने? देख, मैंने तुझे बकरी बनाकर पूरे गांव में घुमाया। अब अगर आगे से मुझे कभी पैसे देने से मना किया तो तेरे ऊपर बैठ जाऊंगी और तेरी हड्डी का पाउडर बना दूंगी, समझा? मच्छर कहीं का। ये कहकर वो मोटी औरत खाने में जुट गई। बेचारा दारा सिंह कोने में बैठा बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा और अगली सुबह वो दोबारा सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, आपने कहा था कि वो केवल मोटी और गुस्सैल है, लेकिन वो तो आधी पागल है। मैं अकेला जैसे तैसे रह रहा था, उसके साथ तो लगता है कि मैं कब मर जाऊं पता ही नहीं। आखिर आपने मेरी शादी उससे क्यों कराई और उससे ये क्यों कहा कि मैं हर हाल में उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा? दारा सिंह, संपत्ति की वजह से ही तो तुम्हारी शादी हुई है, वरना तुम्हें कोई सूंघने को फूल ना दे बेटी कैसे दे देता। और फिर मैंने तो तुम्हें पहले ही सब बताया था। और तो और शादी का 2 महीना हो चुका है, तुमने अभी तक बाकी का धन नहीं दिया मुझे जो तुमने मुझसे वादा किया था। ये देखो, अब मेरे पास तुम्हारा अंगूठा लगा कागज भी है। दारा सिंह ने वो कागज देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था कि शादी के 1 महीने बाद दारा सिंह को कुछ धन सरपंच को देना है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी अपनी जिम्मेदारी पर करवाई है। दारा सिंह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने कब उस कागज पर अंगूठा लगाया और कब उसने धन देने की बात कही। उस समय तो दारा सिंह चुपचाप वहां से चला गया और शांत होकर अपनी मोटी बीवी का नौकर बनकर रहने लगा। एक दिन दारा सिंह गोबर लेने घर से बाहर गया था और दोपहर का समय था। तो वो जैसे ही अपने घर आया तो उसने घर की खिड़की से देखा कि सरपंच और उसकी मोटी बीवी आपस में बात कर रहे थे। अरे रज्जो, लाओ, आज तक तुमने जितने भी धन इस मरियल से इकट्ठा किया, अब शर्त के मुताबिक हम दोनों को आधा आधा बांट लेना चाहिए। क्यों नहीं सरपंच जी, ये लो, मैंने पहले ही आपका हिस्सा निकाल कर रखा है। लेकिन मानना पड़ेगा सरपंच जी, इस बार आपने मेरा क्या टाका भिड़वाया है उस मच्छर के साथ। बेचारा अधमरा ही हो गया मेरे खौफ से। अरे धीरे बोल, धीरे, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने पहले ही बताया था तुझे, जब तू उसके खेत खलियान हथिया ले तो उसका काम तमाम कर देना, क्योंकि उसके मरने के बाद सब कुछ तेरा हो जाएगा और शर्त के अनुसार वो सब मेरा। क्यों नहीं सरपंच जी, आखिर आपकी चाल कामयाब हो गई उस खड़ूस से खलियान लेने की। सरपंच और गज्जो की बातें सुनकर दारा सिंह अपने मन में बोला, अच्छा, तो ये सब इस सरपंच की चाल है। इसने मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर ये गन मेरे गले बांध दी। अब देखना मैं कैसे इसी गन से इसका पजामा पतली करता हूँ। हाँ। ये कहकर दारा सिंह वहां से खिसक लिया और शाम के समय अपने साथ एक और गज्जो से भी मोटी बीवी लेकर घर आया। ओए भैंस, आज से ये भी मेरी बीवी है तेरी तरह। क्या बोला? मेरे रहते दूसरी शादी तूने कैसे की? रुक, तुझे आज यमराज के पास पहुंचा ही देती हूँ। जैसे ही गज्जो ने दारा सिंह को मारने के लिए लाठी उठाई, बस वैसे ही उसकी दूसरी मोटी बीवी गज्जो को धक्का देते हुए कहने लगी, ए औरत,
खबरदार मेरे पति को हाथ लगाया तो तेरी तो हवा निकाल दूंगी, समझी भैंस कहीं की। अब उन दोनों में खूब लड़ाई हुई, लेकिन गज्जो भुल्लन को नहीं हरा पाई और अंत में गुस्से में बोली, तूने मेरे रहते दूसरी शादी की, अब तो इसका फैसला सरपंच जी ही करेंगे, वो भी पूरे गांव के सामने। चलो आओ। हाँ हाँ चलो चलो, अब मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ, मेरे पास भी तुम्हारा जवाब है। आओ चलो चलो। तीनों लोग सरपंच के पास गए। पूरे गांव में सभा लग गई। सरपंच ने दोनों मोटी बीवियों की बात सुनी और दारा सिंह की भी बात सुनी और अपना फैसला सुनाते हुए बोले, भाई दारा सिंह, तुमने गलत तो किया है। जब तुम्हारी पहली पत्नी मौजूद है तो दूसरी शादी कैसे कर सकते हो तुम? ये तो बहुत गलत है। इसलिए तुम अपनी दूसरी पत्नी को अभी तलाक दे दो। अब अरे, ऐसे कैसे तलाक दे दूं? मैंने अपनी सारी संपत्ति, खेत खलियान दूसरी बीवी के नाम कर दिया है। और मैं इसे इसी शर्त पर शादी किया हूं क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से खुश नहीं था, इसलिए वो मुझे मार मार कर रखती है। ये तो सभी गांव वाले जानते हैं और सबने देखा भी है। क्यों भैया, देखा है ना सबने? हाँ हाँ, सही कह रहा है दारा सिंह। बेचारे ने दूसरी शादी कर ली, अब कोई गलत नहीं किया है उसने। सभी गांव वाले दारा सिंह के पक्ष में बोलने लगे, जिसकी वजह से सरपंच को अपना फैसला बदलना पड़ा और दूसरी बीवी के साथ रहने की इजाजत दे दी। उसी रात गज्जो को सरपंच ने गांव के पीछे मिलने बुलाया। क्यों री भैंस कही की, तूने उस मच्छर को इतना परेशान किया कि उसने दूसरी शादी कर ली। अपनी संपत्ति देकर अब तुझे और मुझे क्या मिलेगा? अंडा? मुझे क्या पता था वो सड़ा आलू ये भी कर लेगा। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाऊंगी दूसरे मुर्गे की तलाश में। तुम मुझे मेरा आज तक का हिसाब अभी कर दो। अब दोनों के बीच लेन देन को लेकर झगड़े होने लगे। तभी गांव के लोगों के साथ दारा सिंह आ गया और जोर से बोला, अरे देखो भैया, इस सरपंच की करतूत, इसने किस तरह मुझे फंसाया है इस मोटी के चंगुल में। इसी का असली चेहरा सामने लाने के लिए मैंने नकली शादी की। और आप लोगों का भी शुक्रिया जो आज सुबह मेरे पक्ष में बोलकर इस सरपंच को मजबूर किया। अरे हमारा क्या शुक्रिया, तुमने हमें पैसे दिए तो हम तुम्हारे पक्ष में बोलने लगे। लेकिन एक बात तो है, तुम्हारे मांस नहीं है लेकिन दिमाग का जवाब नहीं। इस सरपंच का कैसे बैंड बजा दिया है तुमने, उसी की चालाकी से। अब इसका मतलब तुम सबने पैसे लेकर सुबह मुझ पर दबाव बनाया था? क्यों भाई सरपंच जी, जब तुम पैसे देकर मुझे ये बुलडोजर दे सकते हो तो क्या मैं पैसे देकर बुलडोजर तोड़ नहीं सकता? अब देख क्या रहे हो? मारो इस लालची सरपंच को। हाँ हाँ मारो मारो। हाँ हाँ मारो 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 मारो। सभी गांव वालों ने उस मोटी औरत और सरपंच को मार मार कर गांव से भगा दिया और दारा सिंह ने अपनी बुद्धि से अपना पीछा उस मोटी भैंस से तो छुड़ा लिया। धन्यवाद दोस्तों। पुष्पा एक दुष्ट औरत थी जो अपनी बहू प्रीति पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन प्रीति अपनी सास के अत्याचारों से परेशान हो जाती है और मौका देखकर सुसाइड करने के लिए शिवजी के मंदिर पर जाती है। हे महादेव, देख रहे हैं आप मेरी हालत। मैं आपके सारे उपवास करती हूँ, कुछ भी हो जाए पर आपकी आराधना कभी नहीं छोड़ती। फिर आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझे ऐसी सास मिली। मैंने अपनी क्रूर सास को अपनी माँ समझा पर उन्होंने कभी मेरा दुख नहीं समझा। मैं क्या करूँ महादेव, आप ही बताइए। अब मैं और अपनी सास के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे अपने पास बुला लो। प्रीति अपनी सास के अत्याचारों से इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो शिवजी के सामने ही अपना दम तोड़ना चाहती थी और इसीलिए प्रीति शिवलिंग पर अपना सर पटकने लगती है। कुछ देर बाद शिवलिंग के पीछे से एक तेज पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिसे देखकर प्रीति की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है
और कुछ देर बाद प्रीति अपने घर जाती है। पर इस बार प्रीति की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी की चमक थी। प्रीति आराम से घर जाकर अपने लिए खाना निकालती है, पर तभी वहाँ पुष्पा आ जाती है और प्रीति के हाथों से खाना छीनकर उसे फेंक देती है। क्यों रे कलमुही, भूल गई क्या कि तुझे 3 दिन में 1 दिन खाना होता है? कल ही ठूसा था तूने खाना, फिर आज तेरी खाना लेने की हिम्मत कैसे हुई दोबारा? सासू माँ, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि जो सासू माँ बोलेगी बेचारी बहू वही करेगी? और आपने खाने का अनादर किया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। अब 3 दिनों तक आपको खाना नहीं मिलेगा। पुष्पा एक चमचा उठाकर गैस पर गर्म कर लेती है और जैसे ही प्रीति के हाथ को जलाने के लिए जाती है, वैसे ही प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा प्रीति अपनी सास का हाथ जला देती है। ओहो माँ जी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? इसी तरह से मुझे भी दर्द होता है। बहुत सह लिया मैंने और बहुत कर लिया आपने मुझ पर अत्याचार। अब आपके किए की सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने किए की सजा भुगत ली है। इस बार प्रीति अपनी सास के अत्याचारों को नहीं सहती और वहाँ से चली जाती है। पर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो अपनी सास के नाम से ही थर थर कांपने लगती थी। वो आज अपनी सास को आंखें दिखा रही थी और उसने अपनी ही सास को चोट पहुंचाई। आखिर ऐसा भी क्या हुआ इस कलमुही के साथ? इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मुझे फिर से इसे सीधा करना होगा। हे महादेव, देख रहे हो ना किस तरह से इस चुड़ैल ने मेरा हाथ जला दिया। पता नहीं अब कब तक मेरा हाथ ठीक होगा। पुष्पा अपना जला हुआ हाथ लेकर कमरे में बैठ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीति आराम से सो रही थी और तभी पुष्पा आकर उसके मुंह पर ठंडा पानी मारती है। क्यों रे करमजली, तेरे बाप ने तेरी शादी मेरे बेटे से इसीलिए कराई थी ताकि तू इस घर में आके अपनी नींद पूरी कर सके। रोज मैं ही घर के काम नहीं करूंगी, आज तुझे घर का काम करना होगा। मैं भी देखती हूँ तू आज कैसे मुझे नचाती है। सासू माँ, मेरी नींद खराब करके आपने अच्छा नहीं किया। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जा मैं तेरे साथ कितना बुरा करती हूँ। प्रीति को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है और देखते ही देखते प्रीति की आंखों का रंग बदल जाता है और वो एक साधारण इंसान से अर्ध नागिन बन जाती है। अपने सामने अपनी बहू को नागिन बनता देखकर पुष्पा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरते हुए कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तू मेरी बहू हो ही नहीं सकती। जो बहू मेरा नाम सुनकर थर थर कांपती थी, उसने आते ही मुझे जला दिया। सच बता, तू कौन है? वरना देख ले, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बुढ़िया, तू अपनी बहू के साथ बहुत बुरा करती थी, इसलिए तेरी बहू की जगह मैं लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं तेरी बहू नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अब तुझे तेरी बहू तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू सुधर नहीं जाती। अब देखते हैं तुझे मुझसे कौन बचाता है। आज मैं तुझे डस लूंगी और तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। पुष्पा अपने दोनों हाथों को जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, मुझे मत मारो, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूँगी। अगर मैंने अब कभी उसे परेशान किया तो तुम आकर मुझे डस लेना। प्लीज मुझे मेरी बहू लौटा दो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर अगर तू नहीं सुधरी तो मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर नागिन एक बार फिर इंसानी रूप ले लेती है और शिवजी के मंदिर में चली जाती है और शिवजी के सामने अपने हाथों को जोड़कर उनसे कहती है, धन्यवाद शिव जी, आप खुद प्रकट हुए और आपने मुझे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब याद दिलाया और मुझे मेरे पिछले जन्म की कुछ शक्तियाँ भी दी। ये तेज रोशनी कैसी है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रीति, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन थी और तुमने एक माँ से
उसके बच्चे को छीन लिया और उसकी बलि चढ़ा दी। इसीलिए उस माँ ने तुम्हें श्राप दिया कि इस जन्म में वह तुम्हारी सास बनेगी और तुम्हें इतना सताएगी कि तुम खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो जाओगी। इतना बोलकर भगवान शिव जी प्रीति के सामने एक दृश्य प्रकट करते हैं, जिसमें प्रीति गलती से जंगली सांप के बदले एक इच्छाधारी माँ के बच्चे की बलि चढ़ा देती है और किस तरह से वो इच्छाधारी नागिन प्रीति को श्राप देती है। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दो, मुझे मेरे किए की सजा इसी जन्म में दे दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझ पे थोड़ी सी तरस खाओ। मैं भी एक माँ हूँ। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, पर क्योंकि तुम भी एक माँ हो इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। पिछले जन्म में मैं जब तुम पर अत्याचार करूँगी तो तुम अपने असली नागिन के रूप में आकर मुझे सुधारना। इससे मुझे मेरे किए की सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा। प्रीति, तुम्हारी सजा पूरी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी नागिन शक्तियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी सास को सुधार सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। अब मैं शायद अपने ससुराल में अपनी सास के साथ हंसी खुशी रह सकती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रीति महादेव को धन्यवाद करके अपने ससुराल वापस जाती है। प्रीति को देखते ही पुष्पा की जान में जान आ जाती है और वो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। साथ ही साथ प्रीति भी अपने पिछले जन्म की गलतियों की माफी अपनी सास से मांगती है, जिसके बाद फिर कभी पुष्पा प्रीति पर अत्याचार नहीं करती और ना ही प्रीति अपनी सास को तंग करती।